भारत के लिए शक्ति का संतुलन बदल रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच जो टकराव का दौर चल रहा है, इसमें भारत के द्वारा आज जो भी फैसला लिया जाएगा वही कल उसकी वैश्विक व्यवस्था तय करेगा। दरअसल यूएसएसआर के पतन के बाद पहली बार भारत ने ओपन इकोनॉमी और मल्टीपोलर वर्ल्ड की झलक देखी और पहली बार भारत को एहसास हुआ कि किसी भी एक महाशक्ति के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंस उसके लिए खतरा बन सकती है और इसी के लिए हितों के साथ साथ बैलेंस की नीति ही उसको सुरक्षा दे पाएगी। दरअसल 2005 में इंडिया ने अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील करी वो सिर्फ एक ऊर्जा का सौदा भर नहीं था। दरअसल वो अमेरिका के साथ भारत के जो रिश्तों में नया झुकाव आ रहा था उसका एक ठोस संकेत था और इसी के साथ चाइना को एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि एशिया के अंदर अब पावर की पेरिफेरी जो है वो बदलने जा रही है और इसीलिए चाइना ने बहुत तेज़ी से अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को सुधारने में निवेश करना शुरू कर दिया। इस दौरान भारत काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो गया था, लेकिन WTF में एंट्री के बाद से चाइना ने लगातार 10% की दर से अपनी GDP को ग्रो किया और इसी के साथ कुछ ही वर्षों में चाइना जो है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर गया और इसी के साथ साथ उसने RIC और CPEC जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी अपनी जियोपॉलिटिकल बिसात बिछाना शुरू कर दी। दरअसल 2011 में ओबामा प्रशासन ने पहली बार एक इंडो पैसिफिक नाम की टर्म को उछाला था। मलाबार एक्सरसाइज और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स करके अमेरिका ने भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोगों को एक नई दिशा प्रदान की, लेकिन REC जैसे समझौतों से दूर रहकर भारत ने चाइना को एक क्लियर इंडिकेशन दिया कि टोटल पाशाबंदी भारत का उद्देश्य नहीं है। लेकिन इसी के बाद से शी जिनपिंग ने बहुत एग्रेसिव विदेश नीति अपनाना और बनाना शुरू कर दिया। दरअसल 2013 के बाद डोकलाम हो या फिर देपसांग हो और अंततः गलवान हो, यहाँ पर जो संघर्ष हुए उससे एक बात क्लियर कट स्टेब्लिश हो गई कि ज़मीन के ऊपर जो स्टेटस को है वो अब टूट चुका है और इस मैटर को भारत के द्वारा मिनिस्टेरियल लेवल पे जगह जगह उठाया गया और इसी के साथ साथ बॉर्डर्स के ऊपर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। इसके बाद जो है ट्रम्प प्रशासन का दौर आया जिसमें नए तरीके के चैलेंजेस और अनसर्टेनिटी आई। दरअसल ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान चाइना को एक सिस्टमेटिक चैलेंजर कहा था और भारत के साथ नए संबंधों की दिशा में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी के साथ साथ H1B वीज़ा और काटसा जैसी तलवारें भारतीयों के ऊपर लटका रखी थी, जिससे वो भारत को एक क्लियर कट संदेश देना चाहते थे कि पार्टनरशिप तो होगी लेकिन वो अनकंडीशनल नहीं होगी। इसके बाद आया बाइडेन प्रशासन का दौर। बाइडेन के प्रशासन में क्या हुआ कि चिप्स एक्ट हो या फिर ऑकस हो या फिर IPEF हो, इन एक्ट्स के ज़रिए इनको इंट्रोड्यूस कराया गया और उसका मेन उद्देश्य था कि जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में चाइना का सोल डोमिनेंस है उसको किसी हद तक कम किया जा सके और भारत को एक अल्टरनेट ग्लोबल सप्लाई चेन के तौर पर इस्टेब्लिश किया जा सके। फिर जून 2023 में इंडिया US ICET एक्ट जो है वो समझौता किया गया जिससे AI और सेमीकंडक्टर के ट्रांसफ़र और उसके एक्सपोर्ट्स की राह को दिशा दी जा सके। लेकिन अमेरिका के ऊपर भारत की इतनी ज़्यादा जो डिपेंडेंस है, क्या ये उसकी ऑटोनॉमी के लिए खतरा है? क्या इतनी ज़्यादा निर्भरता भारत की स्वायत्तता को ख़त्म कर सकती है? दरअसल जो यूक्रेन युद्ध था इसमें भारत ने रशिया से लगातार तेल को खरीद कर जो जितने भी नैतिक भाषणबाजियाँ थी उनको दरकिनार करके ये एक स्पष्ट संकेत दुनिया को दे दिया कि उसके लिए भारत के लिए जो है वो अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर है। और इसी के साथ जब भारत ने रशिया से S-400 खरीदने का सौदा किया उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया गया था, लेकिन भारत ने उस प्रेशर को भी एब्जॉर्ब कर लिया। दरअसल भारत जो है वो जितना भी टोटल आइटम इंपोर्ट करता है उसके इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा सोर्स है चाइना और मोबाइल हो, API हो या फिर सोलर सेल्स हो और मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाएं हैं वो चाइना के ऊपर ये जो ओवर डिपेंडेंस है इसी को कम करने की दिशा में बढ़ाया गया हुआ एक कदम है और यदि ये योजनाएं सफल हो जाती है तो भारत जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने आप को स्टेब्लिश कर पाने में सफल हो जाएगा। वहीं पर इंडिया जब ये सब कुछ घट रहा था वहीं पे अमेरिका की जो एशिया को लेकर रणनीति है उसमें ये एक नई
परिधि के रूप में सामने आया, क्योंकि अमेरिका जो है वो भारत को इस दौरान न सिर्फ G414 इंजन्स बल्कि MQ-9B ड्रोन और माइक्रोन जैसी फैक्ट्रियां भारत के अंदर लगाने की दिशा में आगे बढ़ चुका था, और बदले में अमेरिका को जो है वो एक पॉपुलस, प्रॉस्परस और डेमोक्रेटिक मार्केट मिल रहा था। लेकिन यदि भारत को ये देखना होगा कि यदि इंडिया के दृष्टिकोण से अब ये समझना ज़रूरी है कि यदि यूएस और चाइना का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, यदि ये और बढ़ता है, ये संकट यदि और गहराता है, तो क्या भारत इस युद्ध में खींचा चला जाएगा? यानी कि न चाहते हुए भी भारत को इस युद्ध का पार्ट बनना पड़ेगा। और यदि चाइना और अमेरिका क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, यदि ये सुलझ जाता है, उनके बीच में ये तकरार यदि खत्म हो जाती है, तो क्या भारत आइसोलेट हो जाएगा? तो भारत को जो है इस संतुलन की इस बारीक सी रस्सी पर ही भारत का जो विकसित राष्ट्र 2047 का ख्वाब है वो टिका हुआ है। तो भारत के दृष्टिकोण से ज़रूरी ये है कि उसको अलाइन बट नॉट अलाइ की पॉलिसी पर आगे चलते हुए अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल किए जा सके, इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स और SCO और क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना एक्टिव रोल निभाना होगा डिप्लोमेसी के ज़रिए। तभी भारत जो है वो यूएस और चाइना का ये जो संघर्ष का दौर चल रहा है, इसमें क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाएगा। और ये वही मोड़ है जहाँ पर भारत अपना वैश्विक भविष्य का सपना देख सकता है और लिख सकता है।